वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक विकास को हम लोग देख रहे थे, उसमें हमारा जो सेशन चल रहा था कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसका तीसरा पार्ट रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ और उनके डिटेल स्टडी के साथ आपके सामने हम आए हैं, ठीक है? तो पहला प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, ठीक है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीडीएस सिस्टम भी कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है? जिसके माध्यम से सरकार गरीबों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, ठीक है? और पीडीएस से जारी खाद्यान्नों पर सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से विपरीत, ठीक है, पीडीएस से विपरीत यदि अनाज की कीमत बढ़ाने का उद्देश्य, अगर सरकार उसकी अनाज की कीमतें बढ़ा देती है तो उसका क्या उद्देश्य होगा, ठीक है? तो पहला उद्देश्य इसमें बोल रहा है कि किसानों को आकर्षक कीमत मिल सके, ठीक है? कुछ हद तक ठीक है, परंतु ये क्वेश्चन बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है कि मतलब पूरी तरह से ऑप्शन आपका ठीक नहीं हो जाएगा, ठीक है? अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, ये भी गलत हो जाएगा। इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, ठीक है? जैसे अगर पीडीएस से विपरीत अनाजों की कीमत को सरकार वृद्धि करती है तो इसका सीधा प्रभाव यह होता है कि जैसे पीडीएस पर जो हमें सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी मतलब उपादान को सब्सिडी कहा जाता है, ठीक है? सब्सिडी दी उसका गवर्नमेंट पर भार कम होगा, ठीक है? डायरेक्ट आप उसको कीमत बढ़ा देंगे तो सब्सिडी पे जो गवर्नमेंट खरीदती है छूट पे, उस पे भार कम हो जाएगा, ठीक है? तो यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किसका संबंध है, ठीक है? तो ये बेसिकली श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है? और इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, ठीक है? 1970 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया था। इसको ना आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है? इसको नोट कर लेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया था जिसके सूत्रधार वर्गीज कुरियन थे, ठीक है? तो ये दुग्ध उत्पादन संबंधित था, तो इसे आप श्वेत क्रांति भी कह सकते हैं और दुग्ध आपूर्ति। वैसे जनरली आजकल जो क्वेश्चन है ना, ये हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, मत्स्य क्रांति, इनसे क्वेश्चन आजकल कम पूछे जाते हैं और जैसे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आजकल कम पूछ जाते हैं। आजकल क्वेश्चन रिलेवेंट जो करंट में जो मैटर चल रहे होते हैं, ठीक है, तो उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? व्यापक समझ आजकल मांगी जाती है आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है? तो ये इसके बारे में जानकारी पूरी ऐड कर दी। श्वेत क्रांति की गति किस प्रकार तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय विकास डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया था, ठीक है? और एक ये आप नोट करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-22-23 के अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन 221.6 मिलियन टन तक पहुंच गया, ठीक है? इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है? और पिछले साल था 209 और 221 तक पहुंच गया, ठीक है? तो अगर शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्यों की बात करें भारत में, सबसे नंबर 1 पर आता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है? इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे, ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार देखिए, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में लगाइए। तो ये है 2020-21 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम बताएंगे अब आपको नया आंकड़ा, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादक राज्यों का जो क्रम है वो कौन सा रहेगा, ठीक है? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए। अभी जस्ट हमने बताया है पहले, ठीक है? सबसे नंबर 1 पे आता है राजस्थान दूध उत्पादन की दृष्टि से। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, ठीक है? बिल्कुल आप नोट करते हुए जाएंगे, ठीक है? तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, ठीक है? मध्य प्रदेश जो पहले नंबर पे था, तीसरे नंबर पर खसक चुका है। और चौथे नंबर पर गुजरात, जी जैसे गुजरात लिख दे रहा हूँ, ठीक है? राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है? और फिर अगर पांचवें ऑप्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश, एपी से मैं आंध्र प्रदेश लिख दे रहा हूँ। तो राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो आप 3 तो स्टार्टिंग याद रखेंगे, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश, ठीक है? तो इनमें फिलहाल ऑप्शन ठीक नहीं है, तो मैंने आपको अलग से नोट करवा दिया, ठीक है? निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है? ये कुछ नस्लें दी गई हैं और पशु दिए गए हैं, ठीक है? तो भैंस की भदावरी नस्ल होती है, याद जानते होंगे आप। गाय सिंधी होती है, बकरी जमुनापरी। तो और जो भेड़ है ये थारपारकर नहीं होता, थारपारकर गाय की नस्ल है, ठीक है? थारपारकर गाय की नस्ल है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है, ठीक है? मत्स्य उद्योग के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे गहरे समुद्र में मत्स्य उद्योग, या अपतट हो गया, सांस्कृतिक अंतःस्थलीय हो गया, प्राकृतिक अंतःस्थलीय हो गया, ठीक है? तो देखिए, जो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2022 के अनुसार मत्स्य एवं जलीय कृषि के संदर्भ में, ठीक है, चीन नंबर 1 पर है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग अंतःस्थलीय, जो प्राकृतिक अंतःस्थलीय है, ये भारत में सर्वाधिक
होता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ये आंकड़े हैं किस प्रकार से कितना उत्पादन हुआ है समुद्री अंतर्देशीय, और ये चीन का कितना उत्पादन है, भारत का कितना उत्पादन है, ये सारे आंकड़े साथ में दे रखे हैं। आप इन आंकड़ों को एक बार जरूर पढ़िए। इन अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको करंट के आर्थिक सर्वेक्षण जरूर पढ़ना चाहिए। और हमारी भी कोशिश है कि जो भी आपके क्वेश्चन चल रहे हैं उसके साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा आपके सामने जरूर शेयर किया जाए, ठीक है। और ये कुछ क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन है जो जनरली वैसे अब एग्जाम के पॉइंट से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी क्वेश्चन है तो हमें लेना ही लेना है, ठीक है। तो आप इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम इसको बात करते हैं। इसमें गोल्डन क्रांति का संबंध है जब बागवानी एवं शहद उत्पादन से, ठीक है। गोल्डन क्रांति हो जाएगा, ये थोड़ा पीछे लग गया, सॉरी, फिर से टिक कर दे रहा हूँ। गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद उत्पादन से हो जाएगा। ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। और आपका काली या ब्लैक क्रांति का संबंध हो जाएगा पेट्रोल उत्पादन से, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको मैच करके ऑप्शन सी को लेके चलेंगे, ठीक। भारतीय हरित हरित क्रांति की जन्म स्थली कौन सी है, ठीक है। तो हरित क्रांति का शुरुआत जो कहाँ से हुआ था, ये हुआ था उत्तराखंड में जो स्थित है पंतनगर क्षेत्र, वहां से स्टार्ट हुआ था। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में कौन इससे संबंधित नहीं था, ठीक है। हरित क्रांति से नॉर्मल क्वेश्चन बहुत बन चुके हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा तो मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो कहा जाता था, ये कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन 1966 में, ठीक है। तो 1966 की ये अपना शुरुआत हुई थी। तो तत्कालीन जो जो लोग थे इसमें इन्वॉल्व उनको हम देख लेते हैं और वही इससे संबंधित हो जाएंगे, बाकी इससे संबंधित नहीं होंगे। तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, बिल्कुल ठीक है। स्वामीनाथन खुद इसके सूत्रधार थे, ये तो हो ही जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो इसमें सी सुब्रमण्यम, ये उस समय कृषि मंत्री थे, ठीक है, तो इनका भी योगदान हो जाएगा। जबकि रफी अहमद किदवई, ठीक है, इनको ये इनका कोई इस समय योगदान नहीं था। तो योगदान इन द सेंस मतलब उस समय ये किसी भी पद पे नहीं थे जब हरित क्रांति शुरू हुई थी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। ये इससे संबंधित नहीं हो जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का 1994 का, ठीक है। 1950-90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुणों से अधिक हो गया है, ठीक है। फिर भी सही अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य है भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी है। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। पहला, हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित रही, बिल्कुल ठीक है। कुछ ही राज्यों तक सीमित रही, जिसका बहुत ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में देखने को मिला है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक थे, ठीक है, बिल्कुल सही है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल दिया गया, ये हरित क्रांति की सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है, ठीक है। और ये जो चौथा ऑप्शन है, हरित क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले, खाद्य फसलों को नहीं मिले, ठीक है। गेहूं धान पर अधिक दिया गया, ठीक है, लेकिन खाद्य नकदी फसल उस समय नहीं यूज की गई, जैसे गन्ना हो गया, जूट हो गया, मूंगफली, इसके उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। खाद्यान्न पे ही मुख्य रूप से केंद्रित किया गया, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये 1, 2 और 3। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद डिटेल की चर्चा की गई है, क्यों हरित क्रांति की आलोचना की जाती है और किस प्रकार ये इसका क्रियान्वयन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123 है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे, ठीक है। तो मैं चाहता हरित क्रांति और ये बाकी क्रांति के क्वेश्चन लेना नहीं चाहता था, फिर भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनको भी फिलहाल लेना, जो मेन मेन है उनको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, ठीक है। कौन सी? अधिक उपज वाली किस्म की खेती? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे पर्यावरण का संरक्षण नहीं होता है, उल्टा उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अधिक कृषि के चक्कर में हम लोग अधिक उर्वरकों का, अधिक रासायनिक उर्वरकों का, या ऐसे बीज जो बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ग्लास हाउस में पौधे उगाना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। शिफ्टिंग खेती, ये तो बहुत ही ज्यादा नुकसान देती है पर्यावरण को। जैविक कृषि जो होती है ये सर्वाधिक पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल होती है, ठीक है। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था, ठीक है। ये भारत में कृषि यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, कृषि विज्ञान केंद्र की बात कर रहा है। तो ये कब स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था आपका पुदुचेरी में, पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। और ये था वर्ष 1974 में, ठीक है। पुदुचेरी आप लिख लेंगे, पुदुचेरी या पांडिचेरी आप लिख लेंगे, वर्ष 1974 में केवी के, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो क्या हुआ था कि वर्ष 2016 में, ठीक है, वर्ष 2016 में डायरेक्ट ऐसा भी आ जाता है, PMFBY, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल
बीमा योजना, ठीक है, इसके घोषित की गई वर्ष 2016 में, याद रखिएगा। एग्जैक्ट डेट देखेंगे तो आप 13 जनवरी है, 13 जनवरी 2016 को ये योजना लाई गई है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत पहला ऑप्शन है, इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में, ठीक है, उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके लिए बीमा किस्त की दर अलग अलग निर्धारित की गई है। खरीफ की फसलों को अगर आप नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं, वैसे मैंने नेक्स्ट डिटेल में लिखा हुआ है, जो बुक से उसको कॉपी करके अच्छे से। खरीफ की फसल के लिए 2% है, रबी की फसलों के लिए 1.5% है, और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए आप यहाँ नोट सकते हैं, वाणिज्यिक या बाग जैसे आपकी नकदी फसल है उसके लिए 5% है, ठीक है। तो आप इसका नोट कर सकते हैं, खरीफ 2%, रबी 1.5%, और बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। तो ये अलग अलग हो जाएगा, इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है, ये बिल्कुल ठीक है ये। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सिर्फ बी ही ठीक हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, और ये बना हुआ है यूपीएससी 2016 का प्रश्न है। इसके बारे में डिटेल हमने स्टडी करके अच्छे से सारी चीज़ों को इसको मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है, कॉपी लेकर इसको। और इसमें जब घोषणा की गई थी और किस प्रकार ये सुरक्षा प्रदान करती है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। और जो मैं आपको बता रहा था अभी, ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। खरीफ के फसलों तो 2%, रबी फसलों तो 1.5%, और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों हेतु 5%, ये चीज़ें मेंशन करी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था, ठीक है। तो 2016 में तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई थी, परंतु इससे पहले भी एक बार प्रयास किया गया था, ठीक है। बहुत व्यापक योजना नहीं थी, बट स्टार्ट किया गया था, कोशिश की गई थी, ये की गई थी वर्ष 1985 में, इसको याद रखिएगा। अब आता है व्यापक फसल योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी, ठीक है। तो ये इसे कहा जाता है व्यापक कृषि योजना, ठीक है। और इसके स्थान पर लाई गई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ये कब लागू की गई थी? तो यह जो लागू की थी ये वर्ष 1999 में लागू की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद ये जो चीज़ है, जनवरी 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री 2000 करोड़ की लागत वाली जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली शुभारंभ किया, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का शायद ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा आ गया है, ठीक है। तो इसको आप अगले क्वेश्चन में मान के चलिएगा, ठीक है। ये इसका इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, अगले क्वेश्चन का है, ठीक है। ओके, अगला है क्वेश्चन 143, पीएम कुसुम योजना का क्या उद्देश्य है, ठीक है। पीएम कुसुम योजना का क्या उद्देश्य है? ये पीएम जो कुसुम योजना हाल ही में लाई गई है, सोलर जो पंप है वो प्रोवाइड करने के उद्देश्य से, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो डीजल वीजल की बचत करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, पहला, सिंचाई के लिए कृषि किसानों के मानसून पर निर्भरता कम करना, बिल्कुल ठीक है। ऋण के लिए किसानों की साहूकारिता पर निर्भरता कम करना, ये भी सही है। भारत में फूलों की खेती का संवर्धन करना, ये भी ठीक है। किसानों को डीजल का निर्भरता समाप्त करना, तो पंप सेटों को सौर ऊर्जा जोड़ना, ये भी सही है। तो ये उपरोक्त में अधिक उत्तर हो जाएंगे, ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, ओके। ये इसके बारे में सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं, किस प्रकार से ये क्या उद्देश्य है, कब लाया गया है, ये सारी चीज़ आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। निम्नलिखित में किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? ये फेवरेट पैटर्न है उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये कब प्रारंभ किया गया था? ये आपका प्रारंभ किया गया था वर्ष 2008 में, ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देख के चलेंगे, थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। योजना के बारे में कौन सा कथन गलत बोला है? जल निकायों की मरम्मत एवं नवीनीकरण, ठीक है, कुओं का निर्माण, जल भृतों की पुनः भरण से वृद्धि, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, ठीक है। तो इसको जो एक्सप्लेनेशन अच्छे समझते हैं, देखिए, जुलाई 2015 में हर खेत को पानी आदर्शवाक मोटो के साथ यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के आधार पर की गई थी, ठीक है, जिसमें विकल्प सभी कार्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। ये सारे के सारे जो कार्य शामिल किया गया है, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, ठीक है। ये जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण, कुओं का निर्माण, जल वृत्तों के पुनर्भरण में वृद्धि, ये सारे इसके पार्ट हैं, ठीक है। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीपीएससी में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें आज हमने क्वेश्चन की संख्या कम है लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया, ठीक है, इसलिए आज का सेशन यहीं पर क्लोज करना पड़ रहा है, ठीक है।
तो फिर एक बार और सेशन में आते हैं। कृषि संबद्ध क्षेत्र को समाप्त करने के बाद फिर हम उद्योग क्षेत्र पर बढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारा ये इकोनॉमिक्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हम इसको कवर करने की तरफ बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध हुआ का, और साथ में जो आंकड़े दिए गए हैं, जितनी हमने चीज़ें चर्चा करी, आप इसको जरूर एक बार पढ़िएगा पीडीएफ में, और आंसर की तो आपको इसमें वीडियो में मिली रही है आपको, ठीक है। और ठीक है, फिर आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।